अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज के जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरर्स इन रिसर्च को। उसके बाद हम टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस को देखेंगे। उसके बाद हम पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे और एंड में हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस और अजम्पशंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो मतलब पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, इतना रिसर्च वर्क, इतनी बिब्लियोग्राफी के बाद मेरा ये राइट बनता है कि आप लोग कम से कम मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों को पेड सेशन में भी इतना अथेंटिक मटेरियल नहीं मिल रहा होता जितना मेरी वीडियोस में आपको मिल रहा होता है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और टेस्टिंग भी मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कम से कम इतना लाइक एंड शेयर और कमेंटिंग, ये मेरे राइट्स बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मुझे लगता है कि ये मेरा राइट है वो वाकई मेरा राइट है या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द एरर्स इन रिसर्च। पहले तो हम ये देखते हैं कि रिसर्च के जो एरर्स होते हैं उसका हमारे फाइनल कंक्लूजन्स पर या हमारी फाइनल फाइंडिंग्स पर क्या असर पड़ता है। देखिए, आर इज़ ह्यूमन, मिस्टेक्स सबसे होती हैं। ठीक हो गया। अब रिसर्चर भी, जाहिर सी बात है, इंसान होता है तो उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि रिसर्च के जो एरर्स हैं ना उनको अवॉइड किया जाए या उनको मिनिमाइज़ कर दिया जाए एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम जो एरर्स हमसे एज अ रिसर्चर कंडक्ट हो जाती हैं या जो एरर्स हो जाती हैं रिसर्च के प्रोसेस में किसी भी रिसर्चर से, उससे हमारी जो फाइनल फाइंडिंग्स है ना वो उस वे में हमें हासिल नहीं होती। मतलब हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव रिसर्च कंडक्ट करने से पहले सेट करते हैं, फिर हम उनको अच्छे से हासिल नहीं कर सकते। तो फिर मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद और एक टॉपिक पे इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क करने के बाद और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर आपकी फाइनल कंक्लूजन्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ अवर रिसर्च मटेरियल इज़ गोज़ इन वेन। तो बेटर ये है कि मतलब हम अवॉइड करें रिसर्च में एरर्स को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एरर्स होती कौन कौन सी हैं। टाइप एरर 1, टाइप एरर 2 आप लोगों को पता है, ये बहुत फेमस है। फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, अगर आपने इनको डिटेल में समझना है ना तो इन पे मेरी अलग से रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले टॉपिक में भी और हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है ना उस पर अलग से वीडियो मौजूद है। ठीक हो गया, आप देख लीजिएगा। यहाँ मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। टाइप एरर 1 फॉल्स पॉजिटिव, इट मीन्स के मतलब रिलेशनशिप या को रिलेशन मौजूद नहीं होता दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है। हाइपोथेसिस जो होता है वो नल होता है, लेकिन रिसर्चर जो होता है ना उसको ट्रू समझ लेता है। ठीक है, तो ये उससे मिस्टेक हो जाती है। और टाइप एरर 2 जो होता है ना वो होता है फॉल्स नेगेटिव, मतलब रिलेशनशिप मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। सॉरी, जो रिलेशनशिप है ना वो मौजूद होता है, लेकिन जो रिसर्चर है वो उसको नेगेटिव बना देता है। मतलब वो कहता है कि रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, तो यहाँ उससे मिस्टेक हो जाती है फिर। अच्छा, अब आ जाते हैं रैंडम एरर की तरफ। ठीक हो गया। रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर ये होती है कि जब हम नॉन सिस्टमेटिक वे में कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, मतलब हम पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे होते और हम सैम्पलिंग जो होती है वो भी रैंडमाइजेशन के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमसे एरर हो जाती है, क्योंकि हम प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे होते एज अ रिसर्चर, और फिर हमसे मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का भी एरर होता है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने होते हैं ना, जो टूल्स सेलेक्ट करने होते हैं ना रिसर्चर ने, वो इंपॉर्टेंट टूल्स जो सिलेक्ट करने होते हैं वो नहीं सिलेक्ट करता, अदर देन दूसरे टूल्स सेलेक्ट कर लेता है। इसकी मैं आपको ना एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो रिसर्च है ना उसमें सर्वेज जो है ना वो हेल्पफुल ज़्यादा प्रूव होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे ओपिनियन एयर या क्वेश्चन एयर कंडक्ट करना चाहिए, या आपकी रिसर्च में जो है जो पर्सनैलिटी को मैयर करने वाले जो टेस्ट हैं, जैसे टैट, जैसे एनिमल मेटाफर टेस्ट, जैसे इस तरह के टेस्ट एम्बिगस सीन्स वाले जो होते हैं वो आपने कंडक्ट करने थे, लेकिन आप वो कंडक्ट नहीं करते, आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के जो एरर्स होती है ना उनका बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी फाइनल फाइंडिंग्स पे। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर को देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड एरर होती है ना वो हम जब सैंपल का मीन लेने लगते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन लेने लगते हैं, तो उसमें हमसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक हो गया। उसको फिर हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अच्छा, अब इंटरव्यूअर की भी एरर होती है। मतलब जिससे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देने वाला है, वो खुद जो है बाय मिस्टेकन भी उससे मिस्टेक हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स वो जानबूझ के अपने बेनिफिट के लिए या किसी और वजह से या किसी थ्रेट के ज़रिए असर या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के ज़रिए असर जो है उन हकाइक को छुपा लेता है। तो ये भी एक एरर होती है। और ये ऐसी स्वेयर एरर है जिसमें हमारी जो पूरी रिसर्च है ना वो मतलब
इन वेन जा सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद सैम्पलिंग एरर भी होती है कि मतलब हमें लगता है कि हमारे रिसर्च पर्पस के लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं ना वो ज़्यादा बेटर रहेंगी, जबकि रियल में ये होता है कि हमारी रिसर्च के पर्पस के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो रही होती हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में तो हमसे सैम्पल की टेक्निक्स या सैम्पल कलेक्ट करते हुए मिस्टेक हो गई ना। नॉन सैम्पलिंग में ये होता है कि हमने सैम्पल भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फर्दर आगे जाके ना कुछ डिफरेंट टेक्निक्स में हमसे मिस्टेक हो जाती हैं, जिनको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट इन रिसर्च। टेस्ट इन रिसर्च में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू टेल्ड टेस्ट। आप लोगों को नाम मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप अक्सर कहते हैं कि मैम अगर थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा मिल जाए, तो नाम इसलिए प्रोवाइड कर दिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि रिसर्च में जो टेस्ट होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। जो टू टेल्ड टेस्ट होता है ना, ये वो टेस्ट होता है जिसमें रिसर्चर को पता नहीं होता कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है ना डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है। ठीक है, जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब ये इस चीज़ का पता ना हो ना रिसर्चर को, तो उस वक्त वो टू टेल्ड टेस्ट जो है ना कंडक्ट करता है। मतलब दोनों वेज में कंडक्ट करके देख लेता है कि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो क्या रिजल्ट्स आने चाहिए, और अगर नेगेटिव होगा तो फिर क्या रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम टी टेस्ट की तरफ। अब टी टेस्ट और जी टेस्ट, इन दोनों को आप इकट्ठा समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो टी टेस्ट होता है ना वो भी, और जो जी टेस्ट होता है वो भी, दो सैम्पलिंग के जो ग्रुप्स होते हैं ना उनके मीन्स को कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, उनके मीन्स को कंपेयर करने के लिए होता है, बस ये आपने याद रखना है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो टी टेस्ट होता है ना वो स्मॉल सैंपल के लिए यूज़फुल होता है, और जो जी टेस्ट होता है ना वो लार्ज सैंपल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्मॉल सैंपल जो है वो कम से कम लेस देन 30 होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एनोवा। एनोवा आपको पता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। ये भी मीन्स के साथ ही डील कर रहा होता है, लेकिन इसमें और टी टेस्ट में क्या डिफरेंस है? अब आप लोगों ने इस बात को गौर से सुनना है, क्योंकि रिसेंट इंटरव्यूज़ जो हुए हैं ना 18 नवंबर 2022 में जो मुल्तान में इंटरव्यूज़ हुए हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन एक कैंडिडेट से पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड अनोवा। अब दोनों ही मीन्स के साथ डील कर रहे हैं, दोनों ही दो मतलब सैम्पल्स के मीन्स के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो टी टेस्ट होता है ना वो दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो एनोवा होता है ना वो मोर देन टू ग्रुप्स के जो होते हैं ना मीन्स उनको कंपेयर कर रहा होता है। ठीक है, अगर दो ग्रुप्स की बात करें तो टी टेस्ट या जी टेस्ट यूज़ होगा, लेकिन अगर मोर देन टू ग्रुप्स की बात करें तो फिर हम एनोवा यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एफ टेस्ट की तरफ। एफ टेस्ट जो है ना, जब हम पॉपुलेशन से वेरिएंस इकट्ठी कर रहे होते हैं ना, तो फिर उनकी रेशियो जो हम निकालते हैं, ठीक है, उनको उनकी रेशियोज़ को कंपेयर करने का नाम एफ टेस्ट होता है। मतलब अभी हमने सैंपल्स नहीं लिए। टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा जो है ना वो सैंपल के साथ डील कर रहे थे। टू टेल्ड टेस्ट भी सैंपल के साथ डील कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एफ टेस्ट है ना वो पॉपुलेशन के साथ डील करता है। ये याद रखिएगा, एफ टेस्ट हम उस वक्त करते हैं जब अभी हमने सैंपल्स कलेक्ट नहीं किए होते, या फिर हम रैंडमाइजेशन के थ्रू रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। ये तो इनके नाम ही बता रहे हैं कि ये क्या है। जो प्री टेस्ट है वो जब हम कोई इंटरवेंशन कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले जितने भी टेस्ट किए जाएंगे ना, मतलब पूरे रिसर्च के प्रोसेस में, सादा अल्फाज में आपको बताऊं कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव सेट करने से लेकर रिसर्च एंड होने तक हम जितने भी टेस्ट करते हैं ना वो सारे के सारे प्री टेस्ट के अंडर फॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब हमारी रिसर्च फाइनलाइज हो गई ना, हमने कंक्लूजन दे दिया, हमने फाइनल प्रोडक्ट निकाल ली अपनी रिसर्च से, उसके बाद जितने भी हम टेस्ट करेंगे ना जनरलाइजेशन से पहले, पॉपुलेशन पे हम अपनी रिसर्च को जनरलाइज करते हैं ना, उस जनरलाइजेशन से पहले हम जो टेस्ट करेंगे, मतलब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई और जनरलाइजेशन से पहले अब हम करेंगे, यानी रिसर्च के बाद कर रहे हैं टेस्ट, तो वो आपका पोस्ट टेस्ट होगा, जैसे कि पायलटिंग। ठीक है, पायलटिंग ही ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, रैंडमाइजेशन भी होती है, एक रेप्लिकेशन भी होती है लेकिन रेप्लिकेशन जो होती है ना वो पोस्ट टेस्ट में नहीं होती, वो प्री टेस्ट के अंडर आती है। ये आपने याद रखना है। रेप्लिकेशन क्या होती है कि रिसर्च के डिफरेंट पार्ट्स को बजाय इसके कि लार्ज लेवल पे कंडक्ट कर लिया जाए, छोटे छोटे लेवल पे हम कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर एंड में उनकी जो रेशियो है ना उसको कंपेयर कर लेते हैं ठीक हो गया, या उनके मीन्स को कंपेयर कर लेते हैं। मोस्टली मीन्स को कंपेयर किया जाता है इसमें।
ठीक हो गया। और पायलट स्टडी जो है वो पोस्ट टेस्ट में फॉल करेगी, ठीक हो गया। अब पायलटिंग क्या है, आप सबको पता है कि स्मॉल स्केल पे जब कोई रिसर्च हम जनरलाइज करने से पहले स्मॉल स्केल पे करके देखते हैं ना, तो उसको हम पायलटिंग कहते हैं। जैसे कंप्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान 1966 आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। अब जो पैरामीटर है ना वो भी मीन के साथ डील कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही डील करेंगे, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं ना वो लेते हैं हम सैंपल से, ये याद रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं ना वो वाला न्यूमेरिकल डाटा होता है जो हम सैंपल से कलेक्ट करते हैं, लेकिन पैरामीटर वो वाला न्यूमेरिकल डाटा होता है जो कि हम पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। अच्छा, ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि ये भी जो मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया ना कि इंटरव्यू जो हुआ है उसमें क्वेश्चन किया गया, उसी कैंडिडेट से पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस भी पूछा गया। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है अपने माइंड में बिठा लेना है कि पैरामीटर वो न्यूमेरिकल डाटा होता है जो हम पॉपुलेशन से हासिल करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, वो अरिथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं जो हम सैंपल से हासिल करते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं ना वो लार्ज सैंपल के लिए होते हैं, ठीक है। लार्ज भी इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन 15 से 20 या उससे ज़्यादा अगर सैंपल की तादाद होगी ना तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएगा। और नॉन पैरामेट्रिक वेरी स्मॉल टेस्ट, ठीक है, वेरी स्मॉल टेस्ट। अब आप कहेंगे कि मैम ने कहा था कि मतलब टी टेस्ट जो है ना वो लेस देन 30 वो स्मॉल में आ जाता है। वो उस वक्त होता है जब हमारे पास जो सैंपल है ना वो हज़ारों की तादाद में हो, ठीक है। लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये वैसे तो सैंपल स्मॉल सैंपल के साथ ही डील कर रहे हैं, लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे ना पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को, तो फिर उसमें जो उन दोनों में से जो लार्ज साइज होगा ना हमारे पास इसका डाटा का तो या सैंपल का, उसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ कर लेंगे। और नॉन पैरामेट्रिक बिल्कुल कम, मतलब जैसे स्नोबॉल सैम्पलिंग हम कहते हैं उसके लिए नॉन पैरामेट्रिक, या इस तरह से मतलब बिल्कुल स्मॉल साइज़ होगा, ना होने के बराबर जैसे हम कहते हैं ना साइज़, इस तरह के लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ होंगे। अच्छा, जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ना वो स्टैटिस्टिकल पावरफुल जो डाटा होता है ना हमारे पास उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और जो लेस स्टैटिस्टिकल पावरफुल टेस्ट होते हैं वो पैरामेट्रिक होते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल वैल्यू अगर देखी जाए ना तो क्योंकि ये मीन के साथ डील कर रहे होते हैं पैरामीटर्स, तो ये मोर स्टैटिस्टिकल और मोर पावरफुल होते हैं, ठीक हो गया। और वो इसलिए लेस पावरफुल होते हैं या लेस स्टैटिस्टिकल होते हैं क्योंकि वो मिडन के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ना वो मीन के साथ, ठीक है, एवरेज वैल्यू के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ठीक है। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं ना वो मिडन के साथ डील कर रहे होते हैं। होते तो दोनों सेंट्रल टेंडेंसी के साथ हैं, लेकिन वो मीन के साथ होता है और नॉन पैरामेट्रिक मिडन के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो पैरामेट्रिक है ना उसका जो कंक्लूजन है वो ज़्यादा अथेंटिक होता है, ये याद रखिएगा। जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ना उसका कंक्लूजन सिंपल होता है, ज़्यादा अथेंटिक नहीं होता, सिंपल होता है रादर देन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है ना वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करेगा, मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझाया। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ना ये क्वालिटेटिव डाटा के साथ डील करेगा। अब ये जो 18 तारीख को हुए हैं ना इंटरव्यूज़ रिसेंटली उसमें जिस कैंडिडेट का मैंने पहले जिक्र किया ना उनसे नहीं, कि किसी और कैंडिडेट से पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना इंटरव्यूज़ की, उसमें मैंने आपको कहा भी था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो इन्हीं टॉपिक्स पे होगी, ठीक है। अब आपने माइंड में रखनी है इस चीज़ को कि क्वांटिटेटिव डाटा के साथ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ किए जाएंगे और नॉन क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वालिटेटिव डाटा के साथ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। अब अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में जाएंगे ना तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं जो हमारी क्वालिटेटिव टाइप की होंगी ना रिसर्च, उन सब में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, जैसे इंटरव्यूज़, जैसे सर्वे, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च, जैसे सोशियोग्राफिकल रिसर्च हमारी हो गई। ये सारी जो है ना वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू हम करेंगे, ठीक हो गया। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है ना
उसमें हम जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, हमारे पास कोरिलेशनल रिसर्च हो गई, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई, हमारे पास कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च हो गई। इन सब में हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। होपफुली आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं हाइपोथेसिस और असम्पशन। ठीक हो गया। अब हाइपोथेसिस और असम्पशन में क्या डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन व्हाइल असम्पशंस डोंट रिक्वायर वेरिफिकेशन। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है जो यहाँ मैंने राइट कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, अब जो हाइपोथेसिस है ना, ये भी बिलीव्ड स्टेटमेंट होती है। इस पे भी यकीन किया जा चुका होता है। ठीक है, रिसर्चर को यकीन होता है कि ये ट्रू हो ही होगा। ठीक हो गया। और जो अजम्पशन होती है वो भी रिसर्चर को यकीन ही होता है कि मतलब ये ट्रू ही होगा, लेकिन पहले हाइपोथेसिस डेवलप होता है, उसके बाद अजम्पशंस बनती हैं। ठीक हो गया। आप ऐसे समझ लें कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद होता है तो हम हाइपोथेसिस पे काम कर रहे होते हैं, और जब हमारे पास रिफाइंड मटेरियल मौजूद होता है तो हम अजम्पशंस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें ये है कि हाइपोथेसिस जो है उनको प्रूव करना पड़ता है, लेकिन अजम्पशंस जो हैं उनको प्रूव नहीं करना पड़ता, वो ऐसे ही सच मान ली जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। हम कहते हैं कि जी सूरज जो है ना वो मशरिक से ही निकलता है। ठीक है, अब हम इस पर रिसर्च करें या ना करें, हमें पता है सूरज मशरिक से ही निकलेगा और मगरिब में ही गुरूब होगा। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है, ये हाइपोथेसिस नहीं है। इसे हमें वेरिफिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सदियों से ला चला आ रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मतलब बच्चा जो है ना बचपन में जिस तरह के हालात देखता है ना, तो बड़ा होकर उसकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाती है। अब इस चीज़ को हमें प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। मतलब हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे कि क्या वाकई बच्चा बचपन में जिस तरह के हालात देखता है या जिस तरह के उसके साथ रवैये रखे जाते हैं और वो सेम वैसी ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, एक बेंडूरा ने जो किया था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया था, उसने डिफरेंट बोबोडोल्स बच्चों के हाथ में दे दी थी और फिर कुछ फिल्म्स वगैरह चलाई थी। जिन बच्चों को ये दिखाया गया था कि उस डॉल के साथ प्यार किया जा रहा है, तो वो उस डॉल को प्यार से डील कर रहे थे, और जिन बच्चों को ये दिखाया गया कि डॉल को मारा पीटा जा रहा है, उसके बाल नोचे जा रहे हैं, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट हो गए। तो मतलब उसने ये प्रूव किया कि मेरा हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। आज इस वीडियो के बाद हमारा रिसर्च टोटली कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे असेसमेंट इन एजुकेशन को। ठीक है, आप लोगों ने तैयार रहना है। आपने न्यू रजिस्टर्स अगर आप लोगों ने लेने हैं तो आप लोग ले लें, और उसके नोट्स के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।